नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपरा के महान साधक, कथक सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित बिरजू महाराज ने भारतीय शास्त्रीय कला को वैश्विक पहचान दी और उनकी अद्भुत प्रस्तुति और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह श्रद्धांजलि न केवल उनके व्यक्तित्व को याद करने का अवसर है, बल्कि भारतीय संस्कृति और कला के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक मौका भी है। तो सीएम योगी ने पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि जो भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, साधना है, वो पंडित बिरजू महाराज में साफ तौर पर झलकती है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चित्रकूट में बीजेपी के मानिकपुर ब्लॉक प्रमुख अरविंद रलिया अपने ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए। दरअसल ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह ने खड़े वाहन का चालान किया, जिसके बाद सिफारिश पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ने विरोध जताया और सब इंस्पेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी नाराजगी जताते हुए ट्रैफिक कंट्रोल कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रमुख साहब की शिकायत आई है और इस पर एक जांच रिपोर्ट दे दी जाएगी कप्तान साहब को। फिलहाल इन्हें लाइन हाजिर किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रमुख साहब और करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आगरा से है, जहां एक गांव में एक 6 साल के मासूम की आवारा कुत्ते के काटने से उसकी मौत ने स्वास्थ्य तंत्र और आवारा कुत्तों की समस्या पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। बच्चों को घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने काटा और जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 बार एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई, लेकिन चौथी डोज से पहले उसकी हालत बिगड़ गई और दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि कट जो है वो चेहरे या गर्दन पर होने की वजह से रेबीज वायरस तेजी से दिमाग तक पहुंच सकता है और देर से या अधूरी वैक्सीन के कारण इलाज प्रभावी नहीं हो पाया। ये घटना ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की खामियों, त्वरित टीकाकरण की कमी और आवारा कुत्तों के नियंत्रण में असफलता को उजागर करती है, जिससे सिस्टम की गंभीर विफलता सामने आई। तो इस खबर पर हमारे साथ अमन वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमन, जिस तरीके से एक बच्चे को कुत्ते ने काटा और उसके बाद जो एंटी रेबीज का जो वैक्सीन है वो लगने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, क्या कुछ ये पूरी खबर है? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए शिवम जी, अभी आगरा के एक पिनाहट क्षेत्र में एक सीएसटी पे एक मुश्किल से 7 से 8 साल का बच्चा था, जिसको डॉग बाइट मतलब कुत्ते ने हमला किया, जिसकी वजह से उसको सीएससी में तत्काल प्रभाव से उन्होंने वैक्सीन भी लगाई, परंतु 15 डेज के बाद उसको अंदर लक्षण रेबीज के डेवलप हो गए। उसको सफदरगंज अस्पताल दिल्ली में रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो अमन, ये जो बच्चे को कुत्ते ने काटा और 15 दिन का ये बीच का जो ड्यूरेशन का जिक्र किया जा रहा है, इसमें क्या वो एंटी रेबीज का जो वैक्सीन है वो लगा नहीं था? क्या हुआ था और किसकी वजह से ग्रामीणों में या फिर आम लोगों में इस बात का आक्रोश है कि भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह की चीजें ना होना, और ये कितना चिंता वाली बात हो जाता है? शिवंकर जी, देखिए, मैं आपको एक मेडिकल पत्रकार के नाते आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में डिस्कस करता हूँ तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक अनुमानित हम अपना एक मायना लगाते हैं तो 10 अगर डॉग बाइट की वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो उसमें से जो सिम्टम्स आते हैं वो केवल 2 लोगों को आते हैं, बाकी के 8 लोगों को वो सिम्टम्स आते ही नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीन का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर 2 लोगों में से अगर उसमें से भी एक किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी बच्चे की स्पेशली अगर डेथ हो जाती है, तो यह स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा कारण और सबक बनने वाली बात है। दूसरी चीज, अगर मैं इसका एक प्रोटोकॉल की तरह बात करता हूं, जैसे कि अगर आप कोई भी डॉग बाइट का केसेस होता है जहां हम वैक्सीन लगाते हैं, तो इसके लिए एक परफॉर्मा होता है, एक कैटेगरी होती है जिसको डिवाइड करते हैं। जैसे ए, बी और सी कैटेगरी होती है। ए वो होता है जिसमें जो कोई भी अगर जंगली जानवर है वो सिर्फ आपसे टच होता है, लेकिन उसका कोई भी दांत और उसका नाखून आपसे टच नहीं, मतलब आपके शरीर पे कोई जख्म नहीं देता, तो उसको कैटेगरी ए में रखते हैं और जिसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती। कि गिरने की वजह से आपको अगर कोई खरोच लग जाती है तो टेडबैग का इंजेक्शन उसमें लगाया जाता है। उसी कैटेगरी में कैटेगरी नंबर 2 होती है, जिसमें किसी जंगली जानवर का
नाखून या दांत आपसे टच हुआ होता है, आपकी बॉडी से एक टच हुआ होता है, हल्का जख्म देता है, उस समय पे ये वैक्सीन लगती है, जो जिसका अंतराल 0, 4, 7, 14, 28 दिन का होता है। लेकिन इसी कैटेगरी में तीसरा जो सबसे अहम कैटेगरी होती है वो होती है कैटेगरी ऑफ 3T। उस कैटेगरी में क्या होता है, जहां पर हम वैक्सीन तो देते हैं, क्योंकि देखिए रेबीज का इलाज संभव नहीं है आज तक पूरी दुनिया में, केवल उसका प्रिकॉशन हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम वैक्सीन देते हैं, जो एक जो इनएक्टिव वायरस होता है वैक्सीन का, जो हमारी बॉडी के इम्यून को एक्टिव करता है। लेकिन जहां पर तीसरी कंडीशन वो होती है जहां पर जंगली जानवर आपके काफी जख्म गहरे करता है और मल्टीपल वो आपको बाइट देता है, उसमें वैक्सीन के साथ साथ जो प्रोटोकॉल होता है उसमें एक RIG लगाया जाता है, जिसके अंदर एक इसको आई इम्यूनोलॉजी कहते हैं, जो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक ह्यूमन में होता है और एक किसी जानवर स्पेशली हॉर्स से बना हुआ होता है। उसको लगाना बहुत अहमियत रखता है और उसको लगाने की एक ट्रिक होती है जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इससे अवगत कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो सवाल पैदा करता है वो पैदा ये करता है कि अगर उस बच्चे को, क्योंकि लगातार आप फोटो में देख पा रहे हैं, उस बच्चे को बाइट अच्छी खासी उस जंगली जानवर ने किया था, तो उसके अनुसार उस बच्चे को RIG लगना था, लेकिन वहां पर RIG लगा नहीं। RIG नहीं लगा तो जो वायरस था वो जल्दी डेवलप हो गया और उसको वैक्सीन का काम नहीं कर पाया। जो RIG बता रहे हैं अमन, ये क्यों नहीं लगा? मतलब इसका भी कोई ड्यूरेशन होता है या फिर ये लास्ट स्टेज में आता है कि ये जो आप जिस वैक्सीन का जिक्र करें सबसे लास्ट में, क्या वो सबसे लास्ट में लगाया जाता है या लापरवाही है? यही सबसे बड़ी लापरवाही है और ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस स्वास्थ्य विभाग को 27 करोड़ रुपए मिलते हैं, अगर आप देखेंगे उस डाटा के लिए सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो वैक्सीन पे होता है। और आप अखबारों में ही पढ़ते होंगे कि इमरजेंसियों में या CSC PSC में डॉग बाइट की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये सबसे महंगी है। और उसके बाद भी अगर आप बेसिक, जब आपको एक बाइट्स है जिसमें आपको पता है कि 14 साल के बच्चे को गंभीर रूप से काटा गया, तो इसमें RIG आपको मेंटेन करना चाहिए। लेकिन RIG क्योंकि एक महंगी वैक्सीन है, उसको स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाही के साथ पेश करा। और इस बच्चे की मौत का कारण मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, क्योंकि उसके माँ बाप ने तो पूरी तीनों वैक्सीन, अगर देखा जाए तो उन्होंने, उनके पास कागज है, उन्होंने तीनों वैक्सीन लगाई हुई है और ये सरकारी कागजों में ये मेंशन भी हो रखी है। तो RIG क्यों नहीं लगा गया, ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए चैलेंज। तो अमन, अगर क्या ये लगा दिया जाता तो बच्चे के बचने की संभावना हो जाती या फिर बढ़ जाती? बिल्कुल, अगर यह लग जाता तो बच्चे की बचने की संभावना 99% होता है। देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आप इस रेबीज को अगर आप देखेंगे तो रेबीज का दुनिया में कोई भी इलाज संभव नहीं है, लेकिन उसका 99% प्रिकॉशन अगर आप कर लेते हो, वैक्सीन लगा लेते हो, ट्रीटमेंट कर लेते हो, RIG लगा लेते हो, तो 99% आप पर रेबीज के वायरस एक्टिव नहीं हो पाते, वो अपने काम नहीं कर पाते। बट आपको सही समय पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग सी योजना चलाती है, इसका स्टाफ पूरा ट्रेंड होता है, परंतु उसके बाद भी यह मौत स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अब ये जिस बच्ची की मौत हुई अमन, क्या उसके परिवार के लोग इसकी शिकायत दर्ज कराए? क्या उन्हें इस बात की समझ है या कोई उनको ये बता पा रहा है कि ये पूरी लापरवाही है, या फिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई किस वजह से हुआ और इस वजह से इस मामले को आराम से दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही बात है। उनके माँ बाप ने केवल अभी उनके माँ बाप को जब समझाया गया, हमने CMO साहब से बात की है, इंडिया डेली लाइफ से हमने एक सवाल भी पूछा है कि सर इस बच्चे को RIG क्यों नहीं लगा, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे पत्रकारिता में, मेडिकल पत्रकारिता की कमी की वजह से इस पर डिस्कशन नहीं हो पाता। CMO साहब इसमें बड़े आसानी से जल जाएंगे कि 99% वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, 1% अनसक्सेसफुल होती है, वो बोल भी सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि RIG लगने के बाद ये लगा या नहीं लगा, ये अभी तक पुष्टि नहीं कर पा रहे। ठीक है अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतना डिटेल में यानी विस्तार पूर्वक जवाब देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरह से लापरवाही चल रही है, यानी कि चौथी वैक्सीन लग जाती तो जो बच्ची है या फिर छोटा बच्चा है उसके बचने की संभावना हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे 99% तक हो जाती। यानी जानबूझ कर कहें या फिर वो वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल नहीं थी। हालांकि ये किंतु परंतु, इफ बट, तथा कथित इन सारी चीजों से इतर ये वैक्सीन होनी चाहिए थी और अगर थी तो ये लगनी चाहिए थी। यानी अगर ये नहीं लगी तो फिर उस बच्ची की मौत का जो जिम्मेदार है ये पूरा स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य तंत्र है। इस पर सवाल खड़े होने चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी बच्ची को या बच्चे को उसको कुत्ते ने बाइट किया तो फिर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो पूरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर वैक्सीन का होना बहुत जरूरी है। और इस वजह से
वहां पर नहीं था, इस वजह से एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ गई। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से ये लगातार ये केसेस सामने आ रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता का विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार इसके जो नंबर्स हैं डॉग बाइट के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर की तहसील खुर्जा में अवैध खनन की सूचना मिलने पर एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार ने ग्राम किर्रा में छापा मारा। मौके पर खनन में इस्तेमाल पोकलिन मशीन जब्त की गई और अवैध खनन में लिप्त पाए गए व्यक्तियों को थाना अध्यक्ष खुर्जा देहात को अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया गया। हालांकि मौके से जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर खनन माफिया फरार होने में सफल रहे। इस अवैध खनन के मामले की पूरी जो रिपोर्ट है वो अधिकारियों को भेजी गई और ताकि खेत और खनन माफिया के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके। बुलंदशहर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अवैध खनन पर अब कोई समझौता नहीं होगा। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के ग्राम बेगमाबाद निवासी कुणाल नेहरा ने आरोप लगाया कि भूमि दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे 23 लाख रुपए हड़प लिए। कुणाल के मुताबिक पैसे वापस मांगने पर आरोपी मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ उसके हाथ पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। आरोप है कि इस दौरान आरोपी अवैध पिस्टल से भी फायरिंग कर चुके हैं। पीड़ित कुणाल ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने 2 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और जांच के नाम पर आरोपियों को सहयोग देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर के सोमना रोड कसूमी गांव के पास एक कार दुर्घटना में एक परिवार घायल हो गया। शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली लौट रहा परिवार अपनी कार में बैठा था, तभी घने कोहरे के कारण कार जो है वो रजवाहे में जा गिरी। और सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जिस तरह से कार बम्बे की छोटी दीवार को तोड़ते हुए उसमें जा गिरी और जिससे कार सवार दंपत्ति और उनके बच्चे घायल हो गए। स्थानीय राहगीरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद डॉक्टर और डॉक्टरों तक पहुंचाया गया। ट्रैक्टर की मदद से क्षतिग्रस्त कार भी रजवाहे से बाहर निकाली गई। ग्रामीणों का कहना है कि रजवाहे के ऊपर बने पुल की दीवारें ऊंची न होने के कारण इस तरह के हादसे आए दिन होते रहते हैं। ये हमारा सोमना पास रोड है, इस पे एक खारज नाला है कसूमी के पास में। तो इस खारज नाले में अधिकांश से बहुत ज़्यादा हादसे होते रहते हैं क्योंकि ये कैंची का है, टेढ़ा है ये। इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति कोहरा पड़ रहा है आजकल, जो भी व्यक्ति आता है और ये दिखता है नहीं, टेढ़े की वजह से आदमी सोचता है हम निकल जाएंगे और इसमें रोज़ हादसे हो रहे हैं। कृपया सरकार से हमारा ये निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि हादसे में बहुत लोगों को ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत लोगों को चोटें आ रही हैं। अभी ये कल हादसा हुआ है, कल भी पता नहीं इसे शासनी का बंदा था और वो अचानक गिरा और गाड़ी। तो बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने भागने का प्रयास किया और मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसका साथ ही पुलिस ने घेराबंदी कर कॉबिंग के दौरान उसे दबोच लिया और दोनों बदमाशों के कब्जे से एक लूटा हुआ मोबाइल, एक बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। घटना इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। आज दिनांक 3 फरवरी को थाना कोतवाली नगर में हुई मुठभेड़ के बारे में अवगत कराना है कि पुलिस की पार्टी के द्वारा जलालपुर छुइया रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से निकले, जिन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया और पुलिस के रोके जाने पर नहीं रुके तथा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा ललकारा गया, फिर भी वो फायरिंग करके भागे। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई तथा एक ने भागने का प्रयास किया, तो पुलिस की पार्टी के द्वारा कॉम्बिंग करके उसे पकड़ लिया गया। इनके पास से एक बाइक, एक मोबाइल फोन, एक 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस मिला है। मोबाइल व बाइक के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं के द्वारा दिनांक 23 जनवरी को कोतवाली से ही बाइक चोरी की गई थी तथा 30 जनवरी को
बकरी रोड पर एक लड़की से मोबाइल छीना गया था। इन्होंने अपना नाम आकाश व मंथन बताया है। पुलिस के द्वारा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शंकराचार्य से मुलाकात के बाद पीलीभीत पहुंचे बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बिसलपुर में आयोजित बड़े सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा अपने आंदोलन के तहत सवर्ण समाज को एकजुट करने की अपील की है और मौजूदा कानूनों को जन विरोधी बताया। अलंकार अग्निहोत्री ने SC/ST एक्ट को काला कानून बताते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और इससे सामान्य वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जनता को जवाब देना होगा। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ चेतावनी दी कि यदि 6 फरवरी तक सरकार SC/ST एक्ट में बदलाव नहीं करती तो फिर 7 फरवरी से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा और दिल्ली कूच किया जाएगा। पीलीभीत में हमारे भाई जो है नितिन पाठक जी, उन्होंने इनवाइट किया था। हम एक्चुअली पूजा करने निकले थे, तो यहाँ पे भी मंदिर हम आ जाएंगे भी, एक यहाँ पे हैं। और बरेली में जो परशुराम धाम है, वहाँ परशुराम जी जो हमारे महाराज हैं, अभी मैं थोड़ा सा वहाँ अर्चना करूँगा। कल मैं गया था, तो कल मेरी शंकराचार्य जी से भेंट हुई थी, श्री विद्यापीठ जो है वहाँ पर भेंट हुई थी। उसी के बाद प्रयागराज जाकर यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया हूँ, स्थानीय जो भी हमारे देवी देवता है। सर SC/ST एक्ट को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कार्यक्रम है? देखिए, SC/ST एक्ट जो है बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, काला कानून है, जो कि बिना किसी सोच के कि समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। 15% लोगों ने समाज के 85% लोगों को उत्पीड़ित कर रखा, प्रताड़ित कर रखा है। सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य और आपके OBC वर्ग के लोधी, राजपूत, यादव बंधु, आपके पटेल, छत्ती, कुर्मी, आपके रस्तोगी, सैनी, जाट, गुजर, इन सभी वर्गों को SC/ST एक्ट के तहत एक तरफा कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट की जो धाराएं थी, विवादित धाराएं थी, उन पर रोक लगा दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जो 15% का ध्यान रखा, लेकिन 85% जनता को नरक में डाल दिया। और एक धारा 18A SC/ST एक्ट में जो अधिनियम है 1989 का, उसमें डाल दी और पूरे समाज को पता, और उसमें और सशक्त कर दिया और उस धारा का और मिसयूज कर सकते हैं। पीलीभीत में हमारे भाई। अब करेंगे अगली खबर की ओर। महोबा के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक लोगों को संबोधित करते हुए खुद को बुंदेलखंड के लिए लड़ने को तैयार बताते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पहले मंत्री थे जिनका रास्ता रोका गया और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री को भी रोका जाएगा। विधायक के इस बयान को लेकर जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे मर्यादा के खिलाफ बताया है, तो वहीं भाजपा खेमे में भी इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग विधायक के बयान को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी के करारी नगर पंचायत कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बिना पूर्व सूचना आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की असली तस्वीर सामने आई जो संतोषजनक नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने शिकायत पंजिका की जांच की तो कई गंभीर खामियां उजागर हुई। कई शिकायतों में न तो शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज था और न ही पंजिका पूरी तरीके से सत्यापित पाई गई। इस लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिशासी अधिकारी से तत्काल स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कार्यालय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था भी खराब मिली, जिस पर नाराजगी जताई गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि नगर पंचायत जैसी संस्था में अव्यवस्था और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, बेहतर स्वच्छता और जवाबदेह कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण प्रशासनिक शक्ति और पारदर्शिता का साफ संदेश माना जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलकमल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कौशाम्बी से। अनिल कमल, जिस तरीके से करारी नगर पंचायत में जिलाधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे, क्या कुछ खामियां वहां पर मिली और क्या कुछ जिलाधिकारी की तरफ से डांट फटकार लगाई गई? शिवम जी, जिलाधिकारी का दौरा करारी नगर पंचायत में बिना सूचना दिए ही अचानक
वहां पर हुआ और जिस पर उन्होंने जांच के दौरान शिकायत पंजिका रजिस्टर पर सही से शिकायतकर्ता का ना मोबाइल नंबर दर्ज था, ना ही नाम दर्ज था। ऐसी कुछ तमाम खामियां देखने को वहां पर मौके पर मिली, जिसको लेकर के जिलाधिकारी ने काफी जो है तो जांच के बाद यह निर्देश दिया है कि जो है तो ये गुणवत्ता परक काम यदि नहीं होता, व्यवस्था होती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीलकमल, जिस तरह से जिलाधिकारी वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे, तमाम तरह की खामियां पाई गई, जाहिर सी बात है किसी तरीके से सभी नगर पंचायतों का हाल होगा, इसी तरीके से हर जगह पर लापरवाही हो रही। क्या जिलाधिकारी की ये जो अचानक से वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या ये बाकी नगर पंचायतों को ये एक संदेश जाएगा कि किसी भी वक्त जिलाधिकारी पहुंच सकते हैं, इसलिए जो भी खामियां हैं उसे निपटाया जाए? और क्या ये जो खामियां सामने आई हैं, इसी तरीके से ये पूरा नगर पंचायत का पूरा सिस्टम काम करता है? क्योंकि जिस तरीके से गंदगी मिली और रजिस्ट्रेशन या फिर जिनका पंजीकरण किया जा रहा है, किसी का मोबाइल नंबर नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का पता नहीं, इसका मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बिल्कुल पूरे जनपद में यही हाल भी होगा। यदि अचानक जिलाधिकारी सब जगह दौरा करे तो निश्चित तौर पर सब नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में ये कमी देखने को मिलेगी। ठीक है नीलकमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकल विहीन यानी बिना नकल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कौशाम्बी प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन के निर्देश पर जिले में परीक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सामूहिक नकल और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर कौशाम्बी को संवेदनशील जनपद माना गया, जिसके चलते अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई, जबकि प्रश्न पत्रों के स्ट्रांग रूम में 24 घंटे लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक और मोबाइल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। और आपको बता दें कि इसके साथ ही जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर जो है 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। नकल माफियाओं पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय रहेंगे और पुलिस बल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा कि परीक्षा की शुचिता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की शुचिता के लिए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगभग 80 यहाँ पे जो केंद्र व्यवस्थापित किए गए, जिसके अंतर्गत सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो है ये परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ स्ट्रांग रूम जो है वहाँ भी 24/7 जो है वो लाइव उसकी जो है सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। इसके साथ ही सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो है उनकी नियुक्ति भी की गई है और मोबाइल मजिस्ट्रेट जो है उनकी नियुक्ति भी इसमें की जा रही है। और साथ ही जनपद स्तर पे भी शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जा रही है, जहां से जितने भी केंद्र हैं वहां की ऑनलाइन जो फीडिंग है वो 24/7 उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कितने संवेदनशील हैं सर? जितने भी हमारे संवेदनशील केंद्र शासन द्वारा चिन्हित किए गए हैं उन सभी केंद्रों की हम लोग जो है सतत निगरानी उसकी कर रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि उसकी ऑनलाइन जो हम लोगों के पास जो है रेगुलर। तो कौशाम्बी जिले से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोखराज थाना क्षेत्र के रामवन गमन मार्ग का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवक अपनी जान जोखिम में डालकर चलती गाड़ियों से लटके हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर कई गाड़ियां दौड़ रही हैं और युवक खिड़कियों से बाहर लटक कर स्टंट कर रहे हैं। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई गई, लेकिन मौके पर पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आई। ऐसे खतरनाक स्टंट न सिर्फ स्टंट करने वालों की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। आखिर इतने व्यस्त मार्ग पर ये सब कैसे हो रहा है और इसकी भनक पुलिस को क्यों नहीं लग पा रही है? अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जालौन से है, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई। दरअसल अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला कदौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिद्धार्थनगर का है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय प्रदुम के रूप में हुई है, जिसका शव घर के अंदर कमरे में जो है
वो लटका हुआ मिला। परिजनों ने जब युवक को इस हालत में देखा तो घर में चीख पुकार मच गई और पूरे परिवार में मातम पसर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता जो है वो समझते हुए पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।